डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आइए त्रिभुज के बहिष्कोण पर चर्चा करते हैं। बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो बहिष्कोण चतुर्भुज का भी होता है, बहिष्कोण त्रिभुज का भी होता है। तभी हम लोग केवल त्रिभुज के बहिष्कोण के विषय में पढ़ेंगे। ये त्रिभुज ABC है, आप देख सकते हैं। और बहिष्कोण का अगर संधि विच्छेद किया जाए, बहिष्कोण का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो क्या हो जाएगा? बहि धन कोण। बहि माने बाहर का, कोण माने कोण। मतलब वो कोण जो बहिष्कोण है वो त्रिभुज के अंदर नहीं है, त्रिभुज के बाहर है। तो चित्र के द्वारा हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा BC है, AB भी है, BC भी है, CA भी है। तो किसी भी भुजा को उसी के दिशा में, त्रिभुज के किसी भुजा को उसी के दिशा में अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, मान लीजिए कि BC भुजा है, इसको हमने D तक बढ़ा दिया तो बाहर की ओर एक एंगल बन रहा है। ये एंगल ACD बन रहा है। यही एंगल ACD का नाम बहिष्कोण है। अगर भुजा CA को बढ़ा दिया, ऐसे CA को बढ़ा दिया, ध्यान दीजिएगा ज्यामिति में कुछ तथ्य है, समझना पड़ेगा। अगर हम CA को बढ़ाते हैं तो इधर बढ़ाएंगे, इस दिशा में बढ़ाएंगे, तब कोण BA और जिस बिंदु तक जाएगा यहाँ बाहर का कोण बनेगा, बहिष्कोण। अगर AC को बढ़ाते, CA को बढ़ाया तो CA बढ़ गया, AC को बढ़ाया तो AC बढ़ गया, BC को बढ़ाया तो BC इधर बढ़ गया, CB को बढ़ाया तो CB इधर बढ़ जाएगा, BA को बढ़ाया तो इधर बढ़ाएंगे, AB को बढ़ाया तो इधर बढ़ाएंगे। ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जिसको हमको ध्यान रखना पड़ता है। और बगैर इसकी जानकारी में कभी कभी जब प्रश्न पत्र में चित्र नहीं दिया रहता है तो चित्र बनाने में ये तथ्य हमारे सहायक होते हैं। और ज्यामिति में चित्र ही है, जब तक हम चित्र नहीं बनाएंगे तब तक बात हमको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ है त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होगा। तो परिभाषा दे सकते हैं, परिभाषा से जुबानी परिभाषा दे सकते हैं। किसी त्रिभुज के किसी भुजा को उसी के दिशा में आगे बढ़ा देने पर बाहर की ओर जो कोण बनता है वही त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं को अगर क्रमशः बढ़ा दें तो 3 बहिष्कोण भी तैयार हो जाएंगे। अब बहिष्कोण का गुण देखा जाए क्या है। त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो त्रिभुज के किन किन कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इसको हम कोण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लें और इसको हम 4 मान लें, तो देखिएगा बड़े ध्यान से, बहुत छोटा सा तथ्य है यहाँ। और तथ्य है क्या? ये BC की भुजा को आगे तक बढ़ाया गया है तो जाहिर सी बात है BD एक सरल रेखा होगी। तो BD एक सरल रेखा है। जब BD एक सरल रेखा है तो बिंदु C पर हमको लीनियर पेयर दिख रहा है, कोणों का रेखीय युग्म दिख रहा है, क्योंकि BCD एक सरल रेखा है। तो क्या हो जाएगा? कोण 1 धन कोण 2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 अंश तो आ ही जाएगा। अगर तर्क देना हो तो दे सकते हैं, रेखीय युग्म, बस इतने से ही काम चल जाएगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इतने से काम बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ चूंकि तर्क के लिए चूंकि लिख लेते हैं, ये देखिए ABC एक त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में इसमें क्या है, अभी प्रीवियस वीडियो में बड़ी रिसेंटली देखा गया है कि त्रिभुज ABC हो तो उसके तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या,
कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। अब इसका तर्क नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यहाँ पर लिख दिया त्रिभुज ABC में त्रिभुज का नाम आ गया तो तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होना ही होना है। अब क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को देखा जाए। समीकरण 1 का भी दायां पक्ष 180, समीकरण 2 का भी दायां पक्ष 180। अब दो समीकरण अगर हैं, उनके अगर राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहां समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा, हम लिख सकते हैं दायां बराबर है तो बायां बराबर। कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4। कोण 2 को पक्षांतर कर दें तो कोण 1 बराबर कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 ऋण कोण 2 हो जाएगा। बीजगणित का ऐसा नियम है। तो धन कोण 2 ऋण कोण 2 कट जाएगा। चाहे तो हम यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, यहाँ लिख दे रहा हूं कोण 1 बराबर कोण 3 धन कोण 4, या लिख सकते हैं बहिष्कोण कोण ACD बराबर कोण ABC धन कोण BAC। तो यहां हमको एक रूल निकल आया। रूल क्या निकल गया? रूल ये निकल गया कि अगर कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज का जो बहिष्कोण होगा, उस बहिष्कोण का जो संलग्न कोण है, जो एडजेसेंट एंगल है, उसको छोड़ दिया जाए, शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाता है। कोई भी बहिष्कोण बनाएंगे तो उसका एक एडजेसेंट एंगल होगा, बस उसके सटे, उसको छोड़ करके जो दूर वाले कोण हैं उसके नजदीक वाले कोण को छोड़ दिया जाएगा, दूर वाले कोणों को जोड़ दिया जाएगा। तो यहीं से हमारा परिभाषा हो जाता है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर हो जाता है। यहाँ दूर और नजदीक की बात आ गई। बहिष्कोण है, नजदीक का कोण 2 है, बहिष्कोण है, दूर का कोण कोण 3 और कोण 4 है, तो दूर वाले कोणों के जोड़ के बराबर हो जाता है। इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज ABC और इधर D दे दिया है, यहाँ लिख दिया गया है x अंश और यहाँ लिख दिया गया है 60 अंश और यहाँ लिख दिया गया है 70 अंश। प्रश्न किया कि x अंश का मान कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, x बहिष्कोण है तो x अंश बराबर हो जाएगा 60 अंश धन 70 अंश, x अंश बराबर 130 अंश हो जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको बहिष्कोण की परिभाषा, बहिष्कोण का चित्र और बहिष्कोण का जो गुण है समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आइए समरूप त्रिभुज के विषय में जानते हैं। समरूप त्रिभुज क्या है? मुख्य चैप्टर हमारे समरूपता पर ही आधारित है। तो एक शब्द होता है सर्वांगसम और एक होता है समरूप। पहले सर्वांगसम को देख लेते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता क्लास 9th में है, वहां पर अध्ययन किए होंगे। एक नजर डालते हैं सिर्फ शब्दों पर, ज्यादा डिटेल नहीं। तो शब्द होता है सर्वांग सम, इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, सर्वधन अंग धन सम, सर्वांग सम। और जो शब्द हमारा समरूप है, इसका संधि विच्छेद करें तो समधन रूप हो सकता है। इसको जो मैं संधि विच्छेद कर रहा हूं, इसे हिंदी के नियमों से जोड़ करके मत देखिएगा, सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है कि समरूप, सम माने होता है बराबर, रूप माने रूप, रूप उनका बराबर होता है, मतलब एक रूप जैसे दिखते हैं, उनका रूप एक होता है। और सर्वांग सम में क्या होता है, सर्व माने सभी, अंग माने अंग, सम माने बराबर, मतलब
ऐसी दो या दो से अधिक ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग आपस में क्या हो, बराबर हो। मतलब खास करके ये देखा जाए कि ये जो हमारी उंगलियां हैं, ये जो पंजा है यहाँ, इसको देखिए ये भी अलग अलग हैं, सब अलग अलग अंग मान सकते हैं इनको, उंगलियों को। और ये अगर आपस में बराबर हैं तो इनको एक दूसरे पर अगर रख दिया जाए तो ये पूरी तरीके से ढक ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे दोनों पंजे हैं वे सर्वांग सम हैं। अब मेरा पंजा हो और एक छोटे से 3 साल के बच्चे का पंजा हो, अंग तो इसमें भी अंग उसके में भी है, लेकिन उनको अगर एक दूसरे के पास ढका जाएगा तो वे ढकेंगे नहीं, बस ऐसे हो जाएंगे वो, मतलब अंग बराबर नहीं है। तो ये है सर्वांग सम। त्रिभुजों की सर्वांग समता का मतलब क्या होता है कि जब एक त्रिभुज को किसी दूसरे त्रिभुज पर अगर हम रख देंगे और वे एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेंगे तो वे त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम होते हैं। पढ़े होंगे त्रिभुज के सर्वांग समता का जो नियम होता है वो क्या होता है, यस 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 पढ़े होंगे, यस ए यस पढ़े होंगे, ए यस पढ़े होंगे, ए यस ए है, उसके बाद से क्या है आर एच यस हो जाता है। भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण कोण भुजा, कोण भुजा कोण, और क्या होता है आर एच एस, समकोण कर्ण भुजा। ये 60 में ये 5 नियम जाने जाते हैं दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए। तो सर्वांगसम हम नहीं पढ़ रहे हैं, सर्वांगसम पर डिटेल हम नहीं जा रहे हैं, हमको पढ़ना है समरूपता। अब समरूप मतलब के लिए क्या हम देखेंगे, सबसे पहले ये देख लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि एक आकृति है या क्या है, वृत्त है, और यहीं पर एक छोटी सी आकृति हमने बना लिया, दोनों वृत्त हैं, वृत्त तो दोनों हैं, इसमें भी केंद्र है इसमें भी केंद्र है। इसकी त्रिज्या देखिए कितनी बड़ी है, इसकी त्रिज्या कितनी बड़ी, त्रिज्याएं छोटी बड़ी हैं। देखने से ये आकार इनका एक ही है, दोनों चित्र जो है वृत्ताकार है। बड़े बच्चों, एक आकार होता है और एक आकृति होती है। आकार और आकृति में क्या अंतर है? आकार क्या, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, घनाभाकार, घनाकार, इस तरीके से हमारे व्याख्या चल सकते हैं आकार। और आकृति क्या हो सकती है, आकृति छोटी या बड़ी। जैसे देखिए ताजमहल का चित्र देखे होंगे, बहुत बड़ा, उसी ताजमहल का फोटो एक छोटा सा देखे होंगे, देखने में पहचान में आ जाता है कि ताजमहल है या, लेकिन आकार उनका एक ही है, लेकिन आकृति क्या है, छोटी और बड़ी है। तो यहाँ पर जो दो वृत्त हैं ये आकार इनका एक ही है, ये समान रूप के हैं, समरूप हैं। ठीक इसी तरीके से एक देखिए इतना बड़ा समबाहु त्रिभुज बना दिया, एक छोटा सा समबाहु त्रिभुज बना दिया, दिमाग में बैठाने के लिए ये काफी है। ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, इसके भी प्रत्येक, अब कोणों पर नहीं जाएंगे, सिर्फ आकार पर बात करते हैं। देखने से एक जैसा लग रहा है, उसी के आकार का ये भी है, आकार तो इनका एक ही है, लेकिन आकृति क्या है, ये बड़ी है और ये छोटी है। ये दोनों क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। ऐसे समरूपता का चिन्ह भी दे लेते हैं, ये भी जान लिया जाए। तो आइए त्रिभुजों की समरूपता पर हम देखते हैं क्या तथ्य बन सकता है। त्रिभुज की समरूपता पर कक्षा 7 में छोटा सा कंटेंट दिया भी है, वहां पर क्या बताया गया है, जो वहां बताया गया है लगभग वहां यही पर भी है, थोड़ा सा यहाँ विस्तृत कर दिया गया है। तो ये त्रिभुज है दो, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है, ये दो त्रिभुज हैं। तो प्रीवियस नॉलेज के आधार पर हमें कह सकते हैं दो तथ्य हमको तैयार करने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, कंठस्थ करने पड़ते हैं त्रिभुज के समरूपता के केस में। क्या पहला क्या है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, ये दोनों समरूप तो हमको पता है, समरूप हैं तो क्या परिणाम मिलते हैं, मिलता है यह कि कोण A बराबर हो जाता है कोण P के, कोण B बराबर हो जाता है कोण Q के,
और कोण सी बराबर हो जाता है कोण आर के। अगर त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप में भी उनके नाम का क्रम अगर हम ये रखें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो ए जो है बराबर होता है कोण पी के, कोण बी बराबर होता है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होता है कोण आर के। ये पहला तथ्य है। प्यारे बच्चों, एक बार मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सर्वांग सम, दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनको लिखने की प्रक्रिया में और दो त्रिभुज समरूप हो उनको लिखने की प्रक्रिया में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है, मान लीजिए कि ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो यहाँ हम त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज क्यू आर पी के लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ क्रम बदल दिया है, यहाँ ए जो है पी के समकक्ष बनाया गया है बी क्यू के और सी आर के, यहाँ ए क्यू के है बी आर के हो गया सी पी के हो गया है। मतलब सर्वांग समता लिखने में हम त्रिभुज के शीर्षों के क्रम को ध्यान नहीं रखते हैं। रख ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन त्रिभुज के समरूपता के केस में अगर हम उनके संगत कोणों का क्रम अगर हम बदल दिए तो उल्टा हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा हमारा। उससे हमको उनके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने में बड़ी कठिनाई होगी। तो इस बात का ख्याल रखा जाए, ये बहुत अच्छा तथ्य है और बिल्कुल याद करने योग्य है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। अगर ये हमको पता है तो बड़े आसानी से हम पता लगा लेंगे कि कौन कोण किसके संगत है। अगर संगत कोण अगर हमको पता हो गया तो हम इसके उल्टे हम इसे भी लिख सकते हैं। अब अगर ये पता है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, हम इसको लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज बी सी ए समरूप है त्रिभुज बी सी ए लिखे हैं तो यहाँ क्यू आर पी हो जाएगा। त्रिभुज सी बी ए समरूप है त्रिभुज आर क्यू पी के हो जाएगा। मतलब संगत शीर्षों के क्रम को ध्यान में रख करके त्रिभुज के समरूपता का नियम हम यहाँ लिखते हैं। ये तथ्य जानने योग्य है। और दूसरा चीज क्या है, मान लीजिए कि त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर हो गए, ये हमको पता हो गया। दूसरी चीज क्या मिल जाएगी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। पिछली कक्षाओं में इस पर सवाल भी लगा है, तो हो जाएगा ये भुजा ए बी है, कोण ए कोण पी के संगत, कोण बी कोण क्यू के संगत, तो भुजा जो ए बी बनती है वो पी क्यू के क्या कहते हैं संगत बन जाती है। तो ए बी पी क्यू के संगत, बी सी क्यू आर के संगत, सी ए आर पी के संगत। प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूंगा, ये तो वैसे तो कह देते हैं कि ए बी भुजा और बी ए भुजा एक ही है, पी क्यू और क्यू पी भी एक ही है, लेकिन 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 जब यहाँ पर बात समरूपता की आई है तो ए बी के संगत हमको पी क्यू ही लिखना पड़ेगा, बी ए के संगत क्यू पी लिखना पड़ेगा, बी सी के संगत क्यू आर लिखना पड़ेगा, सी बी के संगत आर पी लिखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पर होता है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, अर्थात इस त्रिभुज का ए बी और इस त्रिभुज का पी क्यू का जो अनुपात होगा, अनुपात निकालना तो बटे करना पड़ेगा हमको, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाता है, बी सी बटे क्यू आर बराबर क्या हो जाता है, सी ए बटे आर पी, सी ए बटे आर पी या ए सी बटे पी आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये जो तथ्य है आगामी नियमों में इसका पालन किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों,
इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि त्रिभुज के समरूप और त्रिभुज के सर्वांगसम शब्दों का अंतर समझ में आया होगा आपको। जो भी कंटेंट बताए गए हैं उसे देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।